कल बेटा मैं क्वेश्चंस कर रहा था, जैसे मैंने लास्ट में आपको बताया था, आई इज इक्वल टू ए एन ई वी डी। ये रिलेशन हमने लास्ट में डिस्कस किया था, आई इज इक्वल टू ए एन ई वी डी। अरे मेरा क्या बिगड़ा था। चलो अब इस काम की बात करते हैं। तो करंट इज इक्वल टू ए एन ई वी डी, ये चीज हम डिस्कस कर रहे थे। ए इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई चार्ज और वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहां से हमने कहा था भाई आई जो है वो प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। आई प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर अ गिवन कंडक्टर, फॉर अ गिवन कंडक्टर। अब एक तो इसमें एक चीज देखो आप, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, मान लो वेरिएबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, वेरिएबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का एक कंडक्टर है। बेटा हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया इस पर, इसमें करंट आएगा, करंट की डायरेक्शन ये होगी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाता करंट, करंट हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल जाएगा। तो इसमें यहां एरिया अलग है, यहां एरिया अलग है। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, कंडक्टर कहीं से कम एरिया हो चाहे कहीं कंडक्टर का एरिया ज्यादा हो, करंट इन द कंडक्टर एट एवरी क्रॉस सेक्शन इज सेम। कंडक्टर में करंट हर जगह सेम होता है, ये पॉइंट याद कर लो। जैसे यहां अगर आई करंट है ना, तो यहां पर भी करंट आई होगा। तो एक कंडक्टर में कहीं एरिया कम हो चाहे एरिया ज्यादा हो, कंडक्टर में, पूरे कंडक्टर में हर जगह करंट सेम होता है, करंट सेम होता है। लेकिन बाकी चीजों के बारे में बात करूं मैं, करंट तो सेम होगा, ठीक है, मान गया मैं। तो इसका मतलब ए एन ई वी डी इज कांस्टेंट, यू कैन से फॉर अ गिवन कंडक्टर ऑफ वेरिएबल क्रॉस सेक्शन। अगर कंडक्टर वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का है तो करंट तो हर जगह कांस्टेंट माना जा सकता है। तो यहां से देखो ए वी डी एन ई, ये भी कांस्टेंट। एन ई, एन क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, वो मटेरियल की नेचर पर डिपेंड करते हैं। एक पर्टिकुलर कंडक्टर ले लिया, मान लीजिए मैंने कॉपर का ले लिया, तो उसके हिसाब से एन कांस्टेंट, ई कांस्टेंट। तो मैं कह सकता हूं इसमें एन और ई का प्रोडक्ट भी कांस्टेंट है, तो मैं कह सकता हूं ए इंटू वी डी का प्रोडक्ट भी कांस्टेंट बोल सकता हूं। फिर मैं राइट साइड तो कांस्टेंट थी, इसको भी राइट में ले जाऊंगा एन ई के प्रोडक्ट को, तो ए और वी डी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका मतलब यहां एरिया ज्यादा है तो कम होगी, यहां एरिया कम है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेरिएबल होगी, एरिया जहां कम है वहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी, एरिया जहां ज्यादा है वहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी। ये पॉइंट नोट करने वाला है। पूछा जाता है इस तरह का, कौन सी चीज वेरी करेगी, मैं एक साइड से दूसरी साइड जाऊं, क्या चीज घटेगी बढ़ेगी, इस तरह की चीजें बता दोगे आप। तो आपको तो करंट तो कांस्टेंट रहेगा, बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज होगी, वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अच्छा एक बात और, ये तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात आई, एक और चीज ध्यान दो। कल मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा था, ई ई बाई एम इंटू टाउ, ई ई एम बाई टाउ, मतलब ई ई बाई एम इंटू टाउ था। तो यहां से देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसका मतलब E इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब क्या हुआ, मीनिंग ये निकला कि भाई कंडक्टर में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगी, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया आएगी। जहां एरिया कम है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, जहां एरिया ज्यादा है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी। ये भी कंक्लूजन यहां से निकाला जा सकता है। वेरिएबल एरिया क्रॉस सेक्शन का कंडक्टर है ये, वेरिएबल एरिया क्रॉस सेक्शन का कंडक्टर, उसके अंदर डिस्कशन कर रहा हूं। करंट इसमें हर जगह सेम है, मेन बात ये है, बाकी आपकी बाकी चीजें बताई जा सकती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एरिया के साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन। अच्छा आगे चल के क्वांटिटी और आएगी, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी भी बताएंगे आगे चल के, वो भी वेरिएबल होगी। क्या होती है करंट डेंसिटी आगे एक्सप्लेन करेंगे, अभी तो इन दो चीजों की बात कर सकता हूं मैं। तो ये मैंने इसमें बताने की कोशिश की भाई। अच्छा इसके ऊपर छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। ये जो फार्मूला है आई इज इक्वल टू ए एन ई वी डी, इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं, डाटा दे रखा होगा आंसर पूछ लेगा। जैसे मैं एग्जांपल लूं, मान लो कहता भाई कंडक्टर है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.02 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 0.02 सेंटीमीटर 02 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है भाई। उसमें
करंट जो है वो 2 एम्पियर का है, करंट 2 एम्पियर का है। एन का ऑर्डर लगभग 10 की पावर 28 होता है, एन का ऑर्डर लगभग 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब होता है। ये कहता है फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह कुछ न्यूमेरिकल पूछ रहे हैं, जैसे इसमें करंट ए एन और ई तो कांस्टेंट दे रखे सब, वीडी पूछ रहा है। तो 2 इज इक्वल टू, यहां से वैल्यू भरूं तो 0.02 इंटू 10 की पावर -4, तो एरिया की जगह लिख लो एसआई में कन्वर्ट करके। ये 10 की पावर 28 गिवन है एन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट की जा सकती है। तो यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बना भाई, ये 2 कट जाएगा तो 2, ये पावर कितनी बची भाई, डिवाइड बाय 0.02 इंटू 1.6, पावर कितनी बची 19, 23, 5, 10 की पावर 5। ठीक, अब इसको सोल्व करके देखो क्या आंसर बचता है। ये भी कट जाएगा यहां से, अगर मैं सोल्व करूं तो इसको थोड़ा सा 2/2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर 3, ये कट गया। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर। तो कितना बनेगा, इसको मैं 10 बटे में 16 गुणा में 10 की पावर -3 कर लेता हूं, तो ये 6.25 बनेगा, ये 6.25। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू यहां से बनेगी 6.25 इंटू 10 की पावर -3 मीटर पर सेकेंड। इस तरह के कुछ न्यूमेरिकल्स आपको मिल सकते हैं इस फार्मूला बेस्ड, इससे रिलेटेड। इसमें कोई डाटा दे रखा होगा, वैल्यू में निकालनी पड़ेगी। अच्छा एक देखो, ये तो ठीक है जो डायरेक्ट चीज दे रखी हूं, एक चीज और ध्यान दो बेटा, कई बार ना आपको ये एन वन नहीं दिया होता, इनडायरेक्टली एन निकालना होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं अच्छा सा, हाँ वही किया होगा मैंने, मेरे ख्याल से मैंने वही किया होगा, 1/1600, हाँ यही आएगा। एक मैं दूसरा क्वेश्चन करवाता हूं जिसमें ना आपको कई बार ना एन के बारे में इनडायरेक्टली कुछ चीजें दी होती हैं, वो एक ठीक सा क्वेश्चन इसके ऊपर बन जाता है। कई बार ना कुछ कंडक्टर्स के बारे में हमें बताया होता है जिसमें एन हमें खुद निकालना पड़ता है, एन इनडायरेक्टली दिया होता है, एन हमें खुद कैलकुलेशन करके निकालना होता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो कंडक्टर है, आपको इसका एटॉमिक मास दे देगा, एटॉमिक मास, मान लो कंडक्टर का एटॉमिक मास दे दिया और डेंसिटी दे देगा, डेंसिटी दे देगा। तो डेंसिटी दे देगा, एटॉमिक मास दे देगा, तो फिर हमें करंट वगैरह की कैलकुलेशन करनी होगी और कुछ इलेक्ट्रॉन के बारे में भी नॉलेज दी होगी, इलेक्ट्रॉन के बारे में भी। जैसे मान लो ये कहता है कि मैं एग्जांपल ले लूं, कहता है वन एटम डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ दे रखा है, 1 एटम डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन। तो उसमें करंट वगैरह निकालना होगा, तो कैसे कैलकुलेट करना है ये ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन बनेगा ये जो अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं। बेटा देखो, मान लो जैसे इसका एरिया वेरिया दे दिया, एरिया मेंशन कर दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेंशन कर दी, और ये एक्स्ट्रा डाटा और दे दिया हमारे को, और करंट पूछा इसने। तो करंट पूछा था भाई, करंट होगा क्या, ANEVD। अब एन के बारे में क्या करें भाई, ये एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन, फ्री वाले टोटल से मेरा मतलब टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये एन है। तो बेटा वो इस डाटा से निकलेगा मेरा एन, इस डाटा से कहीं ना कहीं। तो कैसे देखो, ये बताओ, अगर मेरे पास एटॉमिक मास के बराबर मास हो, एटॉमिक मास के बराबर मास हो, अगर एटॉमिक मास के बराबर मास हो तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। अगर मान लीजिए मैं कंडक्टर का मास एटॉमिक मास के बराबर लेता, तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, एवोगाड्रो नंबर के बराबर, एवोगाड्रो नंबर के बराबर होते नंबर ऑफ एटम्स। अगर मास 1 हो तो नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, एवोगाड्रो नंबर बाई एटॉमिक मास। अगर मेरे पास मान लीजिए m मास हो, m इज द मास ऑफ कंडक्टर, टोटल मास ऑफ द कंडक्टर, तो नंबर ऑफ एटम्स होंगे ये होगा टोटल एटम्स, टोटल
एटम्स। अब ये टोटल एटम्स आ गए। अब इसने दिया हमारे को, हमें चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर इनटू वॉल्यूम। उसके लिए एक चीज बता रखी इसने, यहां से देखो, इसने बोला वन एटम डोनेट्स वन इलेक्ट्रॉन। इसने ये बोला कि वन एटम डोनेट्स वन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, वन एटम हमेशा वन इलेक्ट्रॉन डोनेट करे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वन एटम हमेशा वन इलेक्ट्रॉन डोनेट करे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इस क्वेश्चन में दे रखा है। तो अब देखो, इसका मतलब ये हुआ कि जितने एटम हैं उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन है। एक एटम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई? टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन, टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन इसके बराबर ही हो गए, एन ए बाई एम एन टू एम। अब ये टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन, मुझे चाहिए इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो कितना होगा? एवोगाड्रो नंबर बाय एम इंटू एम बाय वॉल्यूम, बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी होगी, मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम एवोगाड्रो नंबर बाय एम इंटू डेंसिटी। तो ये एन इस तरीके से निकला मेरा। अब ये एन की वैल्यू मैं यहां भरूंगा तो मेरा करंट आएगा। तो फिर मेरे करंट की इक्वेशन क्या बनी? ए एवोगाड्रो नंबर बाय एम इंटू डी इंटू ई इंटू वी डी। अब इससे मेरा आंसर निकलेगा करंट का। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन दिए हो सकते हैं जिसमें डेंसिटी, एटॉमिक मास ऑफ द कंडक्टर, ये सब कुछ दे रखा हो, और फिर बोले भाई कंडक्टर के अंदर करंट निकालो, तो आप उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ध्यान से निकालो, फिर आपका आंसर आएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम देखो क्या आएगा पहले, उसके लिए ये मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए जो मैंने किया। यूनिटरी मेथड है, सिंपल, वैसे तो देखा जाए मैथमेटिक्स का सिंपल यूनिटरी मेथड। एटॉमिक मास के बराबर मास, तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम। मैंने यहां ये माना था कि एक एटम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक एटम एक इलेक्ट्रॉन को ही डोनेट करे। ध्यान रखना, कई बार ऐसा होता देगा, जैसे ये कह दे कि 1000 एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकला। क्या कह रहा हूं मैं? कई बार क्वेश्चन चेंज कर दे, ये कहते भी 1000 एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो क्या करोगे? नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? टोटल एटम को 1000 से भाग करोगे। क्या कह रहा हूं मैं? कि कई बार ऐसा हो जाए भी 1000 एटम में से एक ही इलेक्ट्रॉन मिला, ऐसा कुछ डाटा दे रखा हो ना, तो पहले टोटल एटम निकालो, उसको 1000 से भाग करो, फिर टोटल इलेक्ट्रॉन आएंगे। जैसे यहां यूं कहते 1 लाख एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हमेशा टोटल एटम के बराबर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो टोटल एटम निकालने के लिए तो मैंने बता दिया, फिर उसके बाद टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको देखना है कि कितने एटम में से कितने इलेक्ट्रॉन निकले। यहां मैंने एक आसान लिया था कि एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो जितने एटम थे उतने इलेक्ट्रॉन हो गए मेरे फ्री। लेकिन अगर मान लो कुछ और डाटा दे रखा हो, तो फिर आपको वो इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे। जैसे मान लो 1 लाख एटम में से एक इलेक्ट्रॉन है, 1 लाख एटम में से एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको फिर मैं 1 लाख से डिवाइड करूंगा, फिर मेरे टोटल इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर मैं वॉल्यूम से डिवाइड करूंगा, फिर मेरे स्मॉल एन की वैल्यू आएगी। तो वो पॉइंट थोड़ा ध्यान देना है कि सोचो हमेशा ही बराबर आएंगे। ओम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या भाई, इस पर हम बात करते हैं। देखो बेटे, मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है, इसके ऊपर हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया। पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के कारण करंट आएगा। तो ओम्स लॉ की स्टेटमेंट ये कहती है, ओम्स लॉ क्या है देखो, ये एक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, ओम साइंटिस्ट थे, उन्होंने और उनके अपने कंक्लूजन्स निकाले, फिर उसके बेस पर उन्होंने कुछ लॉ की फॉर्म में उसको बताया। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के बेस पर ये बताया हमें कि भाई अगर हम किसी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट को सेम रखें, अगर हम किसी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट को सेम रखें, देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। If physical state of the conductor remains same, then current flowing in the conductor is directly proportional to potential difference applied. This is the statement of Ohm's law. फिजिकल स्टेट से मेरा मोटे तौर पर मतलब टेम्परेचर से है, बाकी चीज भी आती है वैसे तो, मेन टेम्परेचर बोलो आप, कि अगर मैं इस कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट रखता हूं, तो इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस होगा। I इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये है स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। इसमें ये बोलना जरूरी है कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट या फिजिकल स्टेट रिमेन्स सेम, ये लिखना जरूरी है। अच्छा देखो, I इज प्रोपोर्शनल टू V, ये तो स्टेटमेंट में बोलना I प्रोपोर्शनल टू V। मैथमेटिकली वी कैन राइट V इज प्रोपोर्शनल टू I। मैथमेटिकली हम लिख सकते थे V प्रोपोर्शनल टू I, और यहां से हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू I।
आर इसमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसका नाम रेजिस्टेंस है। तो ये हमारे पास एक मैथमेटिकल स्टेट फार्मूला बन गया ओम्स लॉ का, जो बार बार यूज होगा। आर मैंने बोला रेजिस्टेंस है, इसमें रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, जो कंडक्टर हमने लिया आर उसका रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब है अपोजिशन अप्लाइड बाय कंडक्टर, अपोजिशन अप्लाइड बाय कंडक्टर अगेंस्ट करंट। जब भी किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करेगा तो कंडक्टर के कारण उस करंट के अगेंस्ट एक अपोजिशन लगेगी। जितनी अपोजिशन कोई कंडक्टर लगाता है उस अपोजिशन को रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये आर से वो रिप्रेजेंट करते हैं। और आर कैन बी रिटन एज वी बाय आई। अगर फिजिकल कंडीशन सेम हो, अगर फिजिकल कंडीशन सेम हो, टेम्परेचर वगैरह चेंज ना किया जाए, तो वी और आई की रेशो फॉर अ गिवन कंडक्टर कांस्टेंट आएगी। ठीक, तो ये आर इज इक्वल टू वी आई। आर की यूनिट है ओम, आर की यूनिट ओम है, तो यहां से हम लिख सकते हैं 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। अगर मतलब 1 वोल्ट के पोटेंशियल के कारण अगर 1 एम्पियर करंट आए तो रेजिस्टेंस 1 ओम कहलाता है। अच्छा देखो, आई और वी और आई की रेशो आर के बराबर है, कांस्टेंट हमने लिख दिया। लेकिन देखो ये जो ओम्स लॉ है ना, ये कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है। मतलब ओम्स लॉ सारे कंडक्टर फॉलो नहीं करते, हर कंडक्टर में आई और वी प्रोपोर्शनल नहीं होते। कुछ कंडक्टर ऐसे हैं जो इसको फॉलो करेंगे, जो कुछ ऐसे हैं जो इसको फॉलो नहीं करेंगे। आमतौर पर जितनी भी मेटल्स हैं वो सारी इसको फॉलो करती हैं। तो हमने ज्यादातर मेटल्स के बारे में पढ़ना होता, तो इसलिए हम उन्हीं की बात कर रहे होते हैं। लेकिन सारे कंडक्टर, सारे मटेरियल, कंडक्टर तो क्या बोलूं, सारे मटेरियल इसको फॉलो नहीं करते। जो मटेरियल ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको हम कहते हैं ओहमिक कंडक्टर्स। ओहमिक कंडक्टर्स जो इसको फॉलो करते हैं, ओहमिक या लीनियर कंडक्टर्स, लीनियर कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को फॉलो करें। जो ओम्स लॉ को फॉलो ना करें, जिसमें आई और वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना है, दो आर कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर्स। जो इसको फॉलो नहीं करते उनको नॉन ओमिक कहते हैं, जो फॉलो करते हैं उनको ओमिक कहते हैं। तो ओमिक और नॉन ओमिक, जैसे नॉन ओमिक मतलब ओमिक में तो मेटल्स आ गई, मेटल्स ज्यादातर सारी ओमिक कंडक्टर्स हैं, ओम्स लॉ को फॉलो करती हैं। नॉन ओमिक में आगे जैसे पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन नॉन ओमिक है। ये पीएन जंक्शन क्या होते हैं, ये 9th यूनिट में समझ में आएगा। पीएन जंक्शन 9th यूनिट की बात है, ये क्या होता है वो आगे समझ में आएगा। एक होते ट्रांजिस्टर, ये नॉन ओमिक है, ट्रांजिस्टर नॉन ओमिक है, पीएन जंक्शन नॉन ओमिक है, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे ना, जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे उनके अंदर आई और वी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। आई और वी का ग्राफ, आई और वी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे, लीनियर ग्राफ आएगा। मैंने आई और वी यहां लिए, उल्टा ले लो, चाहिए आई यहां ले लो, वी यहां ले लो, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन ओमिक के लिए। नॉन ओमिक के लिए कोई भी शेप आ सकती है। जैसे मैं पीएन जंक्शन की बात करूं, पीएन जंक्शन की, उनमें आई और वी का ग्राफ कुछ यूं आता है, यूं आता है आई और वी का ग्राफ। अच्छा, सारे नॉन ओमिक का ऐसा नहीं आता, ये तो पीएन जंक्शन का ग्राफ है। कोई मतलब इसके अलावा कोई भी ग्राफ आ सकता है अलग, जो नॉन ओमिक होंगे इनके, इसके अलावा कोई और ग्राफ हो सकता है। स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन तो केवल ओमिक के लिए आएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन एंड स्ट्रेट लाइन तो केवल ओमिक के लिए आएगा। नॉन ओमिक के लिए कोई भी और शेप हो जाएगी। ये पीएन जंक्शन का मैंने एग्जांपल ले रखा है, पीएन जंक्शन का अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, वो सारे हमने आगे पढ़ने हैं। हम तो यहां तो ओमिक की बात करेंगे, लेकिन स्टेटमेंट के तौर पर पता होना चाहिए ओमिक क्या है, नॉन ओमिक क्या है। भाई मान लीजिए मैंने यहां वोल्टेज ले ली, वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, यहां मैंने करंट ले लिया, और ओमिक कंडक्टर की मैं बात कर रहा हूं, ये ग्राफ आ गया मेरा, ये ग्राफ आ गया ओमिक कंडक्टर में स्ट्रेट लाइन। मान लीजिए इस ग्राफ का एंगल थीटा है, तो बेटा ये रिप्रेजेंट करेगा V को, ये रिप्रेजेंट करेगा I को। तो अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप देखूं, स्लोप, तो वो V बाई आई के बराबर हो गया, मतलब रेजिस्टेंस के बराबर हो गया। तो V बाई आई मतलब स्लोप से हम रेजिस्टेंस बता सकते हैं, अगर ये वोल्टेज ऊपर ले रखी हो, करंट यहां ले रखा हो। तो अगर उल्टा कर दें, वोल्टेज यहां ले लें और करंट यहां ले लें, और ग्राफ तो फिर भी स्ट्रेट लाइन आएगा। लेकिन इसमें अगर मैं स्लोप निकालूं, इसमें अगर मैं स्लोप निकालूं, तो ये I के बराबर होगा, ये V के बराबर होगा। तो इसमें स्लोप क्या आएगा भाई, टेंजेंट थीटा I बाई V आएगा, वो 1 बाई आर होगा, 1 बाई आर। और 1 बाई आर इसको बोलते हैं कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को बोलते हैं कंडक्टेंस, कंडक्टेंस।
कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस कहलाता है। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस कहलाता है। जैसे रेजिस्टेंस की यूनिट क्या बताई थी मैंने, इसकी यूनिट ओम थी ना, तो कंडक्टेंस की जो यूनिट है ना, कंडक्टेंस की यूनिट ओम इनवर्स है, ओम इनवर्स। कंडक्टेंस की यूनिट ओम इनवर्स होती है। रेजिस्टेंस की ओम है, कंडक्टेंस की ओम इनवर्स है, या साइमन, साइमन ओम इनवर्स या साइमन या महो, महो, महो कंडक्टेंस की यूनिट होती हैं। तो ग्राफ के ऊपर भी एक आधा क्वेश्चन मिल जाता है हमारे को कई बार, कंपैरिजन ऑफ द ग्राफ का से रिलेटेड। रेशो वेशो निकालनी होगी रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस की, कुछ वैल्यू पूछ ले। जैसे एग्जांपल दूं छोटा सा मैं, जैसे आपको ये दे दिया, मान लो V यहां है, I यहां है, दो कंडक्टर के लिए ग्राफ बनाया हमने। ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है। मतलब दो कंडक्टर ए और बी दोनों के लिए ग्राफ बना लिया, V और I का ये ग्राफ आ गया, एंगल दे दिए। ये पूछेगा रेजिस्टेंस ऑफ B बाय रेजिस्टेंस ऑफ A की रेशियो बताओ। रेजिस्टेंस ऑफ B बाय रेजिस्टेंस ऑफ A की रेशियो बताओ। तो रेजिस्टेंस ऑफ B होगा टेंजेंट 60, रेजिस्टेंस ऑफ A होगा टेंजेंट 30। तो ये रेशियो निकालोगे तो 3:1 की रेशियो आएगी, 3:1 की रेशियो। डेरिवेशन ऑफ रेजिस्टेंस या डेरिवेशन ऑफ फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के फार्मूले को डिराइव करना, मुझे रेजिस्टेंस के फार्मूले को डिराइव करना है। देखो बेटा, जैसे रेजिस्टेंस क्या लिखा आपने, रेजिस्टेंस लिखा V बाय I, रेजिस्टेंस V बाय I बोला। अब मुझे ये फार्मूला डिराइव करना है रेजिस्टेंस का। जैसे उसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है, यो V, मैंने इस पर पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है। मान लो L इसकी लेंथ है, A इसका एरिया है। बोर तो नहीं हो गए भाई? आसान चीज सुन के कहीं सोच रहे हो मैं तो आती है सारी चीजें तो बता रहे हो। अभी आप कुछ चीजें ऐसी भी आएंगी जो मैं बताऊंगा और जो नई भी होंगी। अभी थोड़ा बेसिक चल रहा है ओम्स लॉ का। तो बेटा इसमें करंट का फार्मूला होता था, करंट इज इक्वल टू ANE VD। करंट इज इक्वल टू ANE VD। मैं रेजिस्टेंस का फार्मूला डिराइव करूंगा। तो VD क्या है भाई इसमें, VD E बाय M इंटू टाउ। और E क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो V बाई L, इलेक्ट्रिक फील्ड V बाय L। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या लिख सकते थे आप, V की टर्म में, EV टाउ बाय ML। ये VD की वैल्यू ऊपर भरो, तो I इज इक्वल टू ANE EV टाउ बाय ML। अब मेरे को यहां से V बाई I की रेशियो निकाल के बताओ, V बाई I की रेशियो, V बाई I सोल्व करके देखो V बाई I क्या बनेगा। V बाई I, V बाई I देखो भाई क्या बना, मेरे ख्याल से तो बना M ओवर N E स्क्वायर टाउ L बाई A। देखो एक बार V बाई I। अब देखो इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल दूं, इसको मैं सेकंड बोल दूं, तो दोनों V बाई I की रेशियो आई। तो यहां से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड रेजिस्टेंस क्या आया, ML ओवर AN E स्क्वायर टाउ, या N को पीछे लिखूं मैं, मुझे जरूरत है इसको पीछे लिखने की, N E स्क्वायर टाउ A। ये फार्मूला होगा रेजिस्टेंस का। तो फार्मूला फॉर रेजिस्टेंस होगा ML ओवर AN E स्क्वायर टाउ। इसमें L है कंडक्टर की लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, L टोटल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसके थ्रू, जिसके परपेंडिकुलर करंट चल रहा हो, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसके परपेंडिकुलर करंट चल रहा हो, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, M क्या है इसमें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन परंट वॉल्यूम, कंडक्टर की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन ही बोलूंगा मैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन परंट वॉल्यूम, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, टाउ रिलैक्सेशन टाइम। तो ये सब चीजें आप इससे डिराइव करके लिख सकते थे रेजिस्टेंस का फार्मूला। बोर्ड में तो ये डेरिवेशन पूछी जा सकती है, फार्मूला डिराइव करो। अब इसी फार्मूले के ऊपर आपसे ये पूछेगा, ये बताओ कि रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा। बोलेगा फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो आप कह सकते हैं भी रेजिस्टेंस चार चीजों पर मेनली डिपेंड करता है। चार चीजों पर रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, तो चार चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है।
रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। भी कंडक्टर किस चीज का है, कॉपर का है, आयरन का है, एल्यूमिनियम का है, सिल्वर का, इन सब चीजों पर डिपेंड करेगा, नेचर पर। एक डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। टेम्परेचर टेम्परेचर के साथ तो पूरा आर्टिकल डिस्कस करेंगे आगे चल के हम। तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो नेचर ऑफ मटेरियल पर, टेम्परेचर पर। एक फार्मूले में देखो इन दो पर, आर प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। आर प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये चार चीजें हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फॉर अ गिवन कंडक्टर, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हाइपरबोलिक आ जाएगा। तो चार फैक्टर्स हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब ये देखो, ये जैसे रेजिस्टेंस की इक्वेशन आई आपके पास, मैं इन दो का एक बार यूज करता हूं, इन दो का यूज करता हूं, लास्ट वाले दो का। क्या मैं लास्ट से दो से ही लिख दूं, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, और क्या मैं लिख दूं आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। मैं कांस्टेंट को यहां रो लिख रहा हूं, कांस्टेंट को मैं यहां रो लिख रहा हूं। जैसे मान लीजिए मेरी ये इक्वेशन थी थर्ड, इसको मैं बोल दूं फोर्थ, इसको मैं फोर्थ इक्वेशन बोल दूं। तो ये थर्ड इक्वेशन है, ये फोर्थ इक्वेशन है। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ वी कैन राइट रो इज इक्वल टू एम ओवर एन ई स्क्वायर टाउ। ये जो रो है इसका नाम है रेजिस्टिविटी, इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रो को रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो रो इज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वो यहां से डिराइव कर सकते हैं। और ध्यान से देखो, रेजिस्टिविटी जो है ना, रेजिस्टिविटी का फार्मूला देखो एक बार ध्यान से, ये मेन फार्मूला रेजिस्टिविटी का। ना तो इसमें लेंथ आ रही ना एरिया आ रहा। लेंथ और एरिया पर रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती। जैसे कंडक्टर है, मान लो मेरे पास, मान लो ये कंडक्टर है, तो अगर मैं इस तरह के कई कंडक्टर ले लूं सेम मटेरियल के, जैसे मान लो मेरे पास कॉपर के कई सारे कंडक्टर हैं, किसी का एरिया कम, किसी का एरिया ज्यादा, किसी की लेंथ कम, किसी की लेंथ ज्यादा, तो सबकी रेजिस्टिविटी सेम होगी। रेजिस्टिविटी दो चीजों पर डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पर, और एक डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। रेजिस्टिविटी दो फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ मटेरियल पर और टेम्परेचर पर। रेजिस्टिविटी कंडक्टर के डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं करेगी। कंडक्टर को छोटा कर लो, बड़ा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पतला हो मोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सेम मटेरियल का कंडक्टर है, सेम मटेरियल के अलग अलग कंडक्टर है मान लो मेरे पास, अगर उनका टेम्परेचर सेम है, मटेरियल सेम है, तो छोटे बड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। ये पॉइंट लिखना चाहिए। तो ये आपके पास रेजिस्टिविटी का फार्मूला बन गया, रेजिस्टेंस का फार्मूला बन गया। ये सब कुछ मैंने मेन बता, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड नेचर भी, नेचर भी लिखना बेटा, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल बोथ। मेन दूसरा साथ में लिखो, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, ये भी लिखो साथ में। डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं करती, मतलब लंबाई चौड़ाई एरिया इस पर डिपेंड नहीं करती रेजिस्टिविटी। लेंथ एरिया घटाओ बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक टेम्परेचर और मटेरियल की नेचर चेंज ना करो तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है, रेजिस्टेंस चेंज होता है, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है। कई बार हम यूं कहते हैं कि रेजिस्टेंस तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है और रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मैं क्या कह रहा हूं, कई बार हम यूं कहते हैं कि रेजिस्टेंस तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है और रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मतलब क्या है कि एक ही मटेरियल के अलग अलग ऑब्जेक्ट ले लो अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस, एक ही मटेरियल के अलग अलग ऑब्जेक्ट ले लो अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस, तो सबकी रेजिस्टिविटी तो सेम है, बट रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकते हैं, रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकते हैं। मैंने ये कहा था कि रेजिस्टेंस तो लंबाई चौड़ाई एरिया वेरिया पर डिपेंड करता है और रेजिस्टिविटी लंबाई चौड़ाई एरिया वेरिया पर डिपेंड नहीं करती है। इतनी सी बात मैंने कही थी। अब सुनो एक बार, जैसे R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए लिखा। रो क्या बोला मैंने, रेजिस्टिविटी। रो क्या बोला मैंने, रेजिस्टिविटी। देखो रेजिस्टिविटी की पहले यूनिट की बात करें, इसकी यूनिट की, तो रेजिस्टिविटी यूनिट होंगी ओम मीटर, ओम मीटर इसकी यूनिट होंगी। यहां से आप इसकी यूनिट निकाल सकते हैं आर ए बाई एल करके, आर ए बाई एल करके। रेजिस्टेंस की जैसे ओम होगी, एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर, एक पावर कट जाएगी, तो ओम मीटर इसकी यूनिट बनेंगे रेजिस्टिविटी की। अच्छा, जैसे रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या था, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल था
जी। ऐसे ही रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी। जैसे रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस है, ऐसे रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी है। ये कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी। जैसे रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, तो कंडक्टिविटी की यूनिट क्या बनेगी? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स इसकी यूनिट होंगी। ओम इनवर्स मतलब साइमन, तो साइमन पर मीटर कंडक्टिविटी की यूनिट होती है। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी है। मतलब देखो, रेजिस्टिविटी तो अपोज करंट के बारे में बताती है, कंडक्टिविटी कंडक्ट करने के बारे में बताती है, ऐसा कह सकते हैं हम। अब मुझे जो बात बतानी वो ये देखो एक बार, यहां से जैसे आपके पास फॉर्मूला आया, मैंने आपको ये कहा कि भाई ये लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने कहा 4 फैक्टर पर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, लेंथ पर, एरिया पर, नेचर ऑफ मटेरियल पर, टेम्परेचर पर। तो बेटा लेंथ का मतलब क्या है? लेंथ से मेरा मतलब क्या है? लेंथ का मतलब है वो डिस्टेंस जो करंट फ्लो करेगा, क्रॉस करेगा। लेंथ से मेरा मतलब टोटल लंबाई से नहीं है, लेंथ से मेरा मतलब है वो डायमेंशन जिसके थ्रू करंट पास होकर गया। मतलब कंडक्टर के क्रॉस करते वक्त, कंडक्टर को क्रॉस करते वक्त जितना डिस्टेंस करंट ने क्रॉस करा कंडक्टर के अंदर से, वो लेंथ के तौर पर यूज होता है। मैं दोबारा सुन लो, लेंथ से मेरा मतलब क्या है? लेंथ का मतलब हमेशा लंबाई से नहीं, जैसे ये कंडक्टर है तो लेंथ हमेशा ये हो कोई जरूरी नहीं है, लेंथ हमेशा ये हो कोई जरूरी नहीं है। लेंथ का मतलब क्या है? वो डिस्टेंस जो कंडक्टर ने क्रॉस करा, जब वो करंट ने क्रॉस करा जब वो कंडक्टर के अंदर से पास करा था, उसको लेंथ बोलते हैं। और एरिया कौन सा? एरिया कौन सा? मतलब वो क्रॉस सेक्शन जो जिसके परपेंडिकुलर करंट है, वो क्रॉस सेक्शन जिसके परपेंडिकुलर करंट है, वो एरिया के तौर पे यूज होगा। इसका मीनिंग समझो एक बार, मैं एग्जांपल से समझाता हूं। मैं एक एग्जांपल ले लूं, कोई किताब पढ़ी हो तो, हाँ ये मैथ की किताब पढ़ी है। इसमें देखो, जैसे इस तरह का कंडक्टर हो ना मेरे पास, इस तरह का कंडक्टर हो, इस तरह का कंडक्टर हो, तो जैसे मान लो मैं बैटरी यहां जोड़ दूं बैटरी, तो करंट इधर से आएगा उधर से निकलेगा, यूं गया अगर करंट मान लो, तो लंबाई होगी ये, लंबाई होगी ये, और एरिया होगा ये। अगर करंट यहां से एंटर करे, यहां से करंट एंटर करे, यहां से निकले, तो ये तो एरिया होगा और लंबाई होगी ये। लेकिन अगर मैं बैटरी यहां जोड़ दूं बैटरी, एक सिरा इधर एक सिरा इधर, तो करंट यहां से एंटर करके यूं गया, तो लंबाई ये होगी, एरिया ये हो गया। मैं कहना चाह रहा हूं, जो समझ रहे हो? अगर मैं बैटरी यहां और यहां जोड़ दूं, तो यहां से करंट आया, तो लंबाई होगी ये वाली लंबाई होगी, और एरिया होगा ये। तो लंबाई का मतलब कोई फिक्स चीज नहीं है। मैं एक बार डायग्राम में समझाता हूं, एक बार ये बात एक बार डायग्राम में समझाता हूं। देखो, जैसे मेरे पास ये कंडक्टर है, स्लैब मान लो स्लैब है, ये एल, ये बी, ये एच, ये चीज हमें दे रखी है। समझ में आ गया? चलो फिर थोड़ा और क्लियर कर देता हूं कि भाई डायग्राम में, जैसे ये स्लैब है, मान लो मेरे पास मेटल की स्लैब है कोई। अब इसमें मैं बैटरी यहां जोड़ रहा हूं, यहां बैटरी जोड़ रहा हूं, यहां बैटरी जोड़ रहा हूं, तो करंट यहां से आया, यूं गया, यूं करंट गया, तो एरिया ये होगा, ये एरिया होगा, एरिया के तौर पर ये यूज होगा। तो जैसे मेरे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। एल तो ये होगी, जैसे ये डिस्टेंस कवर करा कंडक्टर ने, तो ये एल ही एल के तौर पर काम करेगी। तो एरिया क्या होगा लेकिन? बी इंटू एच, एरिया होगा बी इंटू एच। तो मेरा रेजिस्टेंस जो बना, मैं उसको R1 बोल दूं, तो रो एल ओवर बी इंटू एच बना इस एग्जाम्पल में, इस डायग्राम में। लेकिन इसमें मैं थोड़ा चेंज कर दूं, अगर मान लो बैटरी के कनेक्शन चेंज कर दूं, केवल बैटरी के कनेक्शन चेंज कर दूं, तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। जैसे अब मैं बैटरी यहां जोड़ दूं, यूं जोड़ दूं, यूं बैटरी जोड़ दूं भाई, तो बेटा करंट यहां से आया, यहां से करंट आया। अब देखो इसमें क्या होगा, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया होगा। लेकिन करंट ने डिस्टेंस कौन सा कवर करा? यहां से एंटर करा, यहां से निकला, तो ये डिस्टेंस के तौर पर यूज होगा, ये डिस्टेंस के तौर पर। तो लेंथ के तौर पर तो आएगी ये एच, लेंथ के तौर पर एच आएगी। एरिया क्या बना? एरिया बना मेरे ख्याल से एल इंटू बी, एरिया तो है एल इंटू बी। तो यहां से रेजिस्टेंस मान लो R2 आया, तो रो
एच लेंथ के तौर पर एच आया आपकी बार, एरिया के तौर पर एल इंटू बी आया, तो ये रेजिस्टेंस बना। समझ में आ गया? ओके, तो इस तरीके से इसमें कनेक्ट किया जा सकता है। तो इस तरीके से बगैर डायमेंशन चेंज किए, हमने कुछ नहीं चेंज करा, बैटरी चेंज कर दी बस। बैटरी चेंज करने से भी कनेक्शन मतलब रेजिस्टेंस चेंज हो गया। एक केस और बन सकता है ना, तीसरा केस भी बन सकता है ना, तीसरा केस भी हो सकता है, इसका ध्यान रखना। मैंने दो दिखाए डायग्राम में, तो तीसरा केस भी हो सकता है। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस का मतलब लेंथ का मतलब टोटल लेंथ नहीं है हमेशा कि लेंथ फिक्स है तो वही होगी यूज ना, जो डिस्टेंस करंट को क्रॉस करना पड़ता है कंडक्टर के थ्रू जाने में, वो डिस्टेंस लेंथ के तौर पे यूज होगा। और जिस क्रॉस सेक्शन जिस सरफेस के परपेंडिकुलर करंट है वो एरिया के तौर पे यूज होगा। केस सोचो इस डायग्राम में, बिल्कुल देखो, एक तो ये फेस ये होगा इधर वाला, बिल्कुल इधर मेरी तरफ ये वाला, एक बिल्कुल पीछे पीछे, बोर्ड में तो दिखा नहीं सकता उसको, मैं उसको बोर्ड में तो दिखा नहीं सकता, तो मैं इसको यहां दिखा रहा हूं, यहां से बैटरी यूं दिखा रहा हूं भाई, पीछे है वो, पीछे 3 डायमेंशनल है तो बना नहीं पाऊंगा उसको मैं। तो उसमें लेंथ के तौर पर बी यूज होगी और एरिया इसका यूज होगा, तो एरिया तो होगा एल इंटू एच और लेंथ के तौर पर बी यूज होगी, तो रेजिस्टेंस बनेगा रो बी ओवर एल इंटू एच, ये बनेगा रेजिस्टेंस। तीसरा केस ये हो जाएगा। अरे मैंने इस डायग्राम में बनाया तो था, इस डायग्राम में इस बुक तो बनाया तो था मैंने, इस बुक को यूं सोच लो, यूं रख रखी मैंने, ये बुक यूं सोच लो, ये यूं रख रखी है। एक केस मैंने समझाया यहां और यहां बैटरी जोड़ी, एक केस तो ये होगा यहां और यहां बैटरी जोड़ी, दूसरा केस होगा यहां और यहां बैटरी जोड़ी, दूसरा ये था, तीसरा ये होगा ये और ये पीछे बैटरी जोड़ी। नहीं आया समझ में? अरे बेटा बैटरी यहां जोड़ी और यहां जोड़ी, क्या बड़ी बात है इसमें, बैटरी यहां और यहां जोड़ी, तीसरा इस ये एक सिरा यहां जोड़ दिया, एक सिरा पीछे जोड़ दिया। ये एक सिलेंडर है भाई, इस तरह का सिलेंडर है ये सिलेंडर है। तो इस सिलेंडर में इनर और आउटर रेडियस दे रखी हो कई बार, इनर और आउटर रेडियस। जैसे यूं है भाई, अब इसमें जैसे लंबाई दे दी एल, इसकी इनर रेडियस होगी ए, आउटर रेडियस होगी बी, इनर रेडियस ए, आउटर रेडियस बी। ये पूछेगा भाई इसका रेजिस्टेंस बताओ, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का ये फार्मूला है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो करंट को डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा? एल, करंट को एल डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, लेकिन एरिया क्या लोगे? एरिया इसमें अंदर वाला ये पोर्शन तो खाली है, यहां तो करंट गया ही नहीं, यहां तो करंट गया ही नहीं, तो एरिया क्या यूज हुआ? पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, तो एरिया ये यूज करेगा, यो एरिया ये यूज करेगा। तो फिर इसका रेजिस्टेंस क्या बनेगा? रो एल ओवर पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इसका रेजिस्टेंस होगा इस केस में। तो ये आपके पास रेजिस्टेंस हो गया इस केस में। अगर इसमें यहां V पोटेंशियल डिफरेंस लगा दें, V पोटेंशियल डिफरेंस, तो करंट पूछेगा तो V बाय आर करके करंट निकाल दोगे, तो यहां से आ जाएगा V ओवर रो एल ओवर पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो I बन जाएगा भाई V पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर रो एल। जैसे इसकी सेम डाटा, सेम है डाटा में कोई फर्क नहीं है, लंबाई लंबाई वही सेम है, एल लेंथ, ये वाली लेंथ दे दूं। चलो भाई मैंने बैटरी यूं जोड़ दी भाई, यूं बैटरी जोड़ दी, V पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, करंट निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट द करंट, यू हैव टू कैलकुलेट द करंट, करंट कैलकुलेट करना है। इसकी रो रेजिस्टिविटी मान लेना, रो इज द रेजिस्टिविटी जो कांस्टेंट है, और करंट कैलकुलेट करके लाना आपको। V पोटेंशियल डिफरेंस है, बाकी डायमेंशन वगैरह दे रखे मैंने, इसको प्रैक्टिकली थोड़ा समझा देता हूं, हिंट दे देता हूं मैं, हिंट। ये कंडक्टर यूं मानो, मेरे हाथ को कंडक्टर मानो सिलेंड्रिकल, इसकी इनर रेडियस ए आउटर बी, इनर रेडियस ए आउटर बी, ये मैंने मेरे हाथ को कंडक्टर मानो,
मैंने बैटरी का कनेक्शन यहां और अंदर किया है, एक वायर जैसे बैटरी यहां जोड़ दी और अंदर जोड़ दी, यहां जोड़ दी और यहां बैटरी जोड़ दी। फिर आपने इसके अंदर करंट निकाल के लेना है। अरे एक और दे दूं, एक और देता हूं, ट्राई करना, चलो लगे हाथे के बड़का का मूड अच्छा है। ये स्फीयर है भाई, ये स्फीयर है, ये स्फेरिकल कंडक्टर है। ठीक है, ये स्फेरिकल कंडक्टर है, इसकी अंदर की रेडियस ए है, अंदर की रेडियस ए है, स्फेरिकल कंडक्टर, रेजिस्टिविटी रो, इनर रेडियस ए, आउटर रेडियस बी। वो सिलेंड्रिकल था ये, और आपने बैटरी यूं जोड़ दी, ये बैटरी यूं जोड़ दी, यूं जोड़ दी। इसमें भी आपने करंट निकालना है, करंट निकालना है। दो दे दिए बेटे, मैं हिंट दे देता हूं, इंटीग्रेशन से आंसर आएगा, हिंट दे रहा हूं, इंटीग्रेशन से आंसर आएगा, दोनों में इंटीग्रेशन से आंसर आएगा। ठीक, दूसरे में क्या है, ये ओलोस्फीयर है, दूसरे में ओलोस्फीयर है, ओलोस्फीयर है, इनर रेडियस ए, आउटर रेडियस बी, बैटरी यहां और अंदर जोड़ रखी है, अंदर किसी तरीके वायर डाल दिया अपन ने, और एक बैटरी कनेक्शन बाहर है, एक अंदर है, बस ये है। चलो ये क्वेश्चन करके आने हैं भाई, मंडे को डिस्कस करेंगे।